केमिस्ट्री में नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, फिज़िक्स में और केमिस्ट्री में दोनों में ही थर्मोडायनेमिक्स के नाम से एक चैप्टर है। फिज़िक्स में भी थर्मोडायनेमिक्स के नाम से चैप्टर है और केमिस्ट्री में भी थर्मोडायनेमिक्स के नाम से चैप्टर है। वैसे ये जो थर्मोडायनेमिक्स है, पहले जो ना एनर्जेटिक्स के नाम से जाने जाते थे। केमिस्ट्री में जो थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री में जो है, ये पहले जो है ना एनर्जेटिक्स के नाम से जाने जाते थे। तो ये चैप्टर भी बहुत सारे पुराने बुक में या पुराने गाइड में देखेंगे तो इस नाम से भी दे रखा है। यही चैप्टर है, थर्मोडायनेमिक्स ही कहलाता है ये। तो क्या करेंगे हम लोग, वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU, जामिया और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे टेस्ट की भी तैयारी कराते हैं, जैसे कि 9th 11th डिप्लोमा, BSc, CET, नर्सिंग वगैरह वगैरह। ठीक है, ये जो लोग तैयारी करना चाहते हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर यूनिवर्सिटी के इंफॉर्मेशन से अपडेट रहना चाहते हैं तो। हम लोग AMU, जामिया, DU, BHU, JNU और दूसरे यूनिवर्सिटी के जो भी इंफॉर्मेशन आते रहते हैं, हम लोग अपडेट करते रहते हैं। अगर किसी बच्चे को यूनिवर्सिटी से सारे इंफॉर्मेशन से अपडेट रहना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे हम लोग चल रहे हैं, करेंगे हम लोग आज केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में करेंगे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है ना, केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स। आज के डेट में ये थर्मोडायनेमिक्स के नाम से जाना जाता, पहले ये थर्मोडायनेमिक्स एनर्जेटिक्स के नाम से जाना जाता था। फिजिक्स में भी थर्मोडायनेमिक्स है, केमिस्ट्री में भी थर्मोडायनेमिक्स है, लेकिन थोड़ा सा फिजिक्स में अलग है, केमिस्ट्री में अलग है। अब हम लोग समझते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स किसको कहते हैं या फिर एनर्जेटिक किसको कहते हैं। तो क्या बताया, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो मतलब हीट होता है, थर्मो का मतलब होता है हीट। ठीक है ना, हीट। डायनामिक मीन्स चेंजेस अकॉर्डिंगली। ठीक है ना, हीट की वजह से किसी चीज़ में चेंज होता है, और जिस तरह के नेचर ऑफ हीट होता है उसी तरह का चेंज आता है, उसी को हम लोग कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। कितनी बात सुन में क्या देखा गया है कि जितने भी फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक, जितने भी फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शंस होते हैं, वो रिएक्शन में, स्पेशली केमिकल रिएक्शन में एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होता है। एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट का मतलब ये है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन होते हैं तो उसमें पुराने बॉन्ड्स, जो ओल्ड बॉन्ड होते हैं, वो टूटते हैं और नए बॉन्ड्स बनते हैं। तो वो जो ओल्ड बॉन्ड्स है वो टूटते हैं, और वो जो नए बॉन्ड्स बनते हैं, तो वो टूटने और बनने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ते हैं। उस टूटने और बनने में टोटल कितना एनर्जी की ज़रूरत पड़ा है और कितना टोटल एनर्जी रिलीज हुआ है, उसी के हिसाब से नेट एनर्जी चेंज होता है उस रिएक्शन में। और उस नेट एनर्जी चेंज की वजह से रिएक्शन को हम लोग एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक कहते हैं। मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ इस चीज़ को। ठीक है, कि जो पुराने बॉन्ड्स कैसे टूटते हैं और कैसे बनते हैं। अब जैसे हम लोग देखते हैं, एक एग्जाम्पल से समझा रहे हम, कि जैसे एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है
और ये जो है ना क्लोरीन मॉलिक्यूल है, ठीक है। और ये जब रिएक्ट करते हैं तो दो मॉलिक्यूल HCl के बन जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होता है इस तरह से। यहाँ पे क्या है, क्लोरीन के बीच में भी एक सिंगल बॉन्ड होता है। अब ये जो बॉन्ड है जब तक ये टूटेगा नहीं तो यहाँ पे H और Cl के बीच में बॉन्ड बनेगा कैसे? तो इसको तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देना पड़ता है, एनर्जी देना पड़ता है। इसको भी तोड़ने के लिए एनर्जी देना पड़ता है। ये रिएक्टेंट कहलाते हैं, जो लेफ्ट हैंड में लिखते हैं हम लोग, इसे हम लोग रिएक्टेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में होते हैं और उन मॉलिक्यूल के बीच में जितने भी बॉन्ड हो, चाहे वो सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, रिएक्शन अगर करना है तो पहले उसके ओरिजिनल बॉन्ड को तोड़ते हैं। जब ये टूटेगा तो ये ऐसा बन जाएगा, ये 2H हो जाएगा, ये 2H हो गया। देखिए H2 में और 2H में फ़र्क है। ये एक मॉलिक्यूल है और यहाँ पे दो एटम है। इसी तरह से क्लोरीन का बॉन्ड जब टूटेगा तो 2Cl एटम हो जाएगा, दो क्लोरीन के एटम हो जाएंगे, ठीक है ना। अब ये हाइड्रोजन एक Cl के साथ ऐसे बॉन्ड बना लेगा, एक हाइड्रोजन Cl के साथ ऐसे बॉन्ड बना लेगा, तो एक और एक दो हो जाएंगे, तो ये दो HCl मॉलिक्यूल बनेंगे। लेकिन जब ये बॉन्ड बनेगा, ये वाला बॉन्ड बन रहा है, फॉर्मेशन हो रही है, कितनी बात समझ में? जैसे ये हाइड्रोजन था और ये क्लोरीन था, जब ये पास में आएंगे तो HCl मॉलिक्यूल बनेगा। तो जब ये बॉन्ड बनता है ना तो एनर्जी रिलीज होता है। क्या होता है? एनर्जी जो है ना रिलीज होता है, ये एनर्जी बाहर आता है। यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा था, ठीक है ना, और यहाँ पे एनर्जी रिलीज होता है। ये प्रोडक्ट कहलाता है, ये हमारा प्रोडक्ट कहलाता है। और इधर हम लोग ने रिएक्टेंट्स लिखा, तो क्या बताया कि जो रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब भी कभी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो वो पहले पुराने जो बॉन्ड होते हैं वो टूटते हैं, और उसके टूटने के लिए, तोड़ने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। जो एनर्जी हम देते हैं तोड़ने के लिए वो हमारा टोटल इनपुट एनर्जी हो जाता है। यानी इसको भी तोड़ना है, इसे भी तोड़ना है, तो टोटल कितना एनर्जी दिया हमने। अब जब ये टूटने के बाद इस तरह से एटम बन जाते हैं, एटम बनने के बाद ये दोनों आपस में रिएक्ट करके ऐसे मॉलिक्यूल बनाएंगे HCl, तो दो HCl बनेंगे, एक ये, तो 2HCl बनेंगे। लेकिन जब ये बॉन्ड बन रहा होगा तो एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होता है। इसको जो टोटल एनर्जी दिया हम लोगों ने, ये ER ले लिया, टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द रिएक्टेंट, R फॉर रिएक्टेंट, टोटल एनर्जी हमने कितना दिया है। और यहाँ पे EP ले लिया, एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट, एनर्जी रिलीज हुआ। प्रोडक्ट नहीं लेते हैं, ये हम लोग ऐसे नहीं लेते, ये गलत हो जाएगा ये। तो ये टोटल एनर्जी कितना दिया हमने और यहाँ पे टोटल एनर्जी रिलीज कितना हुआ, कितनी बात सुन में। अब क्या बताया कि ये जो है ना E है टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, और ये टोटल एनर्जी रिलीज। अगर टोटल एनर्जी जो रिलीज हो रहा है अगर ज़्यादा हुआ, अगर एनर्जी रिलीज हुआ, टोटल एनर्जी जो रिलीज हो रहा है वो अगर ज़्यादा हुआ एब्जॉर्बिशन से, तो हम लोग बोलेंगे ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्या बताया हम लोगों ने? इफ द टोटल एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग ए केमिकल प्रोसेस इज ग्रेटर देन द टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द रिएक्टेंट्स, देन दिस रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लिखना चाहेंगे या मैं? ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये पॉइंट को मैं लिखता हूं यहाँ पे। इफ टोटल एनर्जी released is greater than total energy
absorb during the reaction, then it is called exothermic reaction. exothermic रिएक्शन। कुछ बात समझ में आई? टोटल एनर्जी रिलीज हुआ, जैसे यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुआ, प्रोडक्ट जब बन रहा है तो एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो जो टोटल एनर्जी रिलीज होता है, जितने भी प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल बनते हैं उनमें से सबका एनर्जी कितना निकला हो, इसमें कितना टोटल करते हैं, तो जो टोटल एनर्जी रिलीज हुआ प्रोडक्ट में अगर वो ज़्यादा है रिएक्टेंट के एनर्जी से, तो हम लोग कहेंगे ये जो रिएक्शन है एक्सोथर्मिक है। ठीक है। और फिर इसी का जस्ट उल्टा है, अगर प्रोडक्ट में एनर्जी जो रिलीज हो रहा है वो कम है, लेकिन जो रिएक्टेंट के जो बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी की जरूरत है वो ज्यादा है, ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड ऑफ द रिएक्टेंट्स इज ग्रेटर देन द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, देन सच रिएक्शन इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। कितनी बात सुन में? आगे चले हम लोग। आगे क्या बताया कि ये जो हमारा बॉन्ड बनता है, टूटता है, जब भी कभी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। जिस तरह से जब भी कभी शादी होती है तो पुराने रिश्ते टूटते हैं, छूटते हैं और नए रिश्ते बनते हैं, है ना। जैसे लड़की की शादी होगी, ससुराल जाएगी, तो इन लॉज में ये फादर इन लॉ है, मदर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ है, ब्रदर इन लॉ है, बहुत सारे नए रिश्ते बन जाते हैं। और पुराने रिश्ते भी रहते हैं मगर वो कुछ छूट जाते हैं, कुछ टूट जाते हैं, कुछ दूर हो जाते हैं, ऐसा होता है। बहर लेकिन वहाँ पे फिर दिल पे बहुत चोट पहुँचता है, फिर रोना होता है, तो लोग रोते भी हैं बहुत। ठीक है कि छूटने का गम होता है, टूटने का गम होता है, दूर होने का गम होता है, वो खुशियों का छूटने का जो आराम होता है ना घर में, उसका आराम जाने का गम होता है, अब तो मुझे जाके काम करना पड़ेगा। एनीवे, कितनी बात सुन रही, हम क्या कह रहे थे? तो ऐसे ही बोला क्या, जो रिएक्टेंट का जो अपना एक बॉन्ड होता है उसको तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देना पड़ता है, तभी जाके एक प्रोडक्ट बनता है। जब तक ये रिएक्टेंट का बॉन्ड टूटेगा नहीं तब तक प्रोडक्ट बनेगा भी नहीं। ठीक है, तो इसका टूटना भी जरूरी है अगर इसको ये बनना है तो। कितनी बात समझ में आई? तो इस तरह से क्या बताया कि जब भी कभी कोई फिजिकल या केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें एनर्जी का चेंज होता है, और वो जो चेंज इन एनर्जी होता है उसकी वजह से और भी दूसरे प्रॉपर्टीज पे इफेक्ट होता है। उसी को हम लोग कहते हैं थर्मोडायनामिक्स, यानी जो हीट हम लोग देते लेते हैं और उसकी वजह से दो दूसरे प्रॉपर्टीज में चेंजेस आते हैं, उसको हम लोग कहते हैं थर्मोडायनामिक्स। कितनी बात समझ में आई? हम थोड़ा आगे चले गए, हम पीछे लौट के आते। थर्मोडायनामिक्स क्या दे रखा है कि जब भी कभी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल या फिजिकल रिएक्शन होता है, तो जहाँ पे कहीं पे हम लोग कराते हैं रिएक्शन को, वो हम पहले ऑब्जर्वेशन में लेते हैं। जैसे आप केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल किया, अभी आपने केमिस्ट्री प्रैक्टिकल किया होगा, सॉल्ट का किया होगा, और भी टाइट्रेशन किया होगा, या दूसरे बच्चे करते रहते हैं टाइट्रेशन। तो क्या होता है, सॉल्ट लेते हैं हम लोग और उसमें मिक्स करते हैं, फिर सोल्यूशन को डिजोल्व करते हैं, और फिर ऑब्जर्वेशन लेते हैं कि उसमें टेम्परेचर बढ़ रहा है, या फिर कलर चेंज हो रहा है, या फिर फ्यूम निकल रहा है यानी कि धुआं निकल रहा है, या फिर और क्या चेंज आ रहा है, वो चेंज को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो वो हमारा कहलाता है सिस्टम। ठीक है, तो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में जब पढ़ने जाएंगे तो यहाँ पे जो शुरुआती जो टर्म है पहले एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला होता है सिस्टम एंड सराउंडिंग। क्या होता है? सिस्टम एंड सराउंडिंग। इसको हम लोग थर्मोडायनेमिक्स को अगर डिफाइन करना चाहते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स को डिफाइन कैसे करेंगे? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which
in which we study the change in energy, during a physical or chemical process is called thermodynamics. ठीक है ना। फिजिकल प्रोसेस या केमिकल प्रोसेस के बीच, जिस वक्त फिजिकल या केमिकल प्रोसेस चल रहा होता है उस वक्त कितना एनर्जी का चेंज आता है, उस एनर्जी को ऑब्जर्व करते, स्टडी करते हैं, उसी को हम लोग थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। ये ब्रांच ऐसा है जहाँ पे एनर्जी को डील करता है कि कोई रिएक्शन हो रहा है तो एनर्जी का क्या हो रहा है, एनर्जी ऑब्जर्व हो रहा है, रिलीज हो रहा है। एनर्जी ऑब्जर्व होता है तो कहाँ से आ रहा है, किधर से आ रहा है, क्या सोर्स है, ये सब चीज़ों को हम लोग स्टडी करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है। ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली इसमें दो टर्म आते हैं, उसके आगे बढ़ते हैं। ये थर्मोडायनेमिक्स जो ना, ये दो टर्म दे रखा, एक दे रखा सिस्टम, एक दे रखा सराउंडिंग। एक है सिस्टम और एक है सराउंडिंग। ठीक है ना। सिस्टम को कैसे डिफाइन करेंगे, सिस्टम को कैसे डेफिनेशन देते हैं हम लोग? द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स which is under observation, is called system। कितनी बात समझ में? क्या बताया कि जब भी कभी कोई एक्टिविटी करते हैं, जैसे केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, जैसे कभी एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो जो एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हैं उस वक्त हमारा सारा फोकस, सारा ध्यान उसी जगह होता है। उसी में हम लोग जो चेंजेस हो रहे हैं वो हम लोग चेंजेस को ऑब्जर्व करते हैं कि टेम्परेचर में चेंज हो रहा है या कलर में चेंज हो रहा है या बॉइलिंग कर रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, उस सारे चेंजेस को ऑब्जर्व करते हैं। तो हमारा सारा ध्यान उस वक्त उसी सिस्टम पे होता है। इसको हम लोग कहते हैं सिस्टम। सिस्टम का द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, एक सिस्टम क्या बोला? द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड सिस्टम। यूनिवर्स का वो पार्ट जो हमारे ऑब्जर्वेशन, जिस पे हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं अभी, वो हमारा सिस्टम कहलाता है। और जो बचा हुआ पार्ट है उस सिस्टम को छोड़कर जो बाकी जो पार्ट है वो सराउंडिंग कहलाता है। ठीक है। जैसे अभी मैं क्या है, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आपको इंटरेक्ट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो अभी हम क्या है, एक सिस्टम में हैं। हम और आप या जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो सभी एक सिस्टम में हैं। क्यों? क्योंकि सबका ध्यान हमारी तरफ है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ। हमारा ध्यान ये है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, कहाँ तक पढ़ा दिया, ये तो हम लोग एक सिस्टम में हैं। लेकिन इसके अलावा दुनिया में और भी बहुत सारे काम हो रहे हैं, वो सराउंडिंग कहलाते हैं। ठीक है ना। तो एक सिस्टम होता है, एक सराउंडिंग होता है। सराउंडिंग का कैसे डेफिनेशन लिखेंगे? मैं सराउंडिंग का डेफिनेशन लिख रहा हूँ। द पार्ट other than system is called surrounding। ठीक है ना। द पार्ट अदर देन सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। सराउंडिंग समझ में आ गया। द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, यहां पे लिख लिया द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अदर देन सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। यूनिवर्स का वो पार्ट जो सिस्टम को छोड़कर होता है वह सराउंडिंग कहलाता है। कितनी बात समझ में आई? मैं इसे मिटा दूं?
इसके आगे बताऊं, यहाँ पे जो है हम लोग करते हैं क्या है, अभी हम लोग सिस्टम कर रहे थे, सिस्टम। तो जो जैसे हमारा सिस्टम हम सराउंडिंग है, तो जो सिस्टम होता है वो पार्ट है यूनिवर्स का जो हमारे ऑब्जर्वेशन में होता है। तो हम लोग सिस्टम पे डिस्कस करेंगे और सिस्टम पे ही आगे बढ़ेंगे हम लोग। सराउंडिंग से तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि सराउंडिंग तो सराउंडिंग है, उससे क्या मतलब है। तो हमें सिस्टम पे ही देखना है। तो क्या बताया, सिस्टम अपने नेचर के हिसाब से 3 टाइप के सिस्टम है। एक कहलाता ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम। दूसरा कहलाता है क्लोज सिस्टम, और तीसरा कहलाता है आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, ये 3 सिस्टम होते हैं। एक हम लोगों ने जैसे सिस्टम लेते हैं, जैसे हम लोग एक रिएक्शन देख रहे हैं, हम लोग रिएक्शन देख रहे हैं इसके अंदर। तो हम लोग 2 चीजें देखते हैं इसमें जो है ना, 2 चीजें। एक तो हीट, ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है या रिलीज कर रहा है, क्या हो रहा है हीट में, चेंज इन हीट। एक तो ये देखते हैं, और इसके अंदर जो लिक्विड है या जो भी है, इसका जो है मैटर होता, मटेरियल होता है। तो ये मटेरियल होता है या कितना लिक्विड है या कितना सब्सटेंस ले रखा है। तो 2 चीजें हैं एक सिस्टम के अंदर। जैसे मान लीजिए हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं, तो इसमें एक तो हीट चेंज देखेंगे, एक मटेरियल का चेंज देखेंगे। ठीक है, तो क्या बताया, ओपन सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें बोथ हीट एंड मटेरियल आर चेंजेस। क्या क्या बताया ओपन सिस्टम में, अ सिस्टम in which both heat and matter can be changes। ठीक है, जैसे ये देखिए, ये वाला एक हम लोगों ने लिया है, तो इसका ये ओपन है, ऊपर से ढक्कन नहीं लगा हुआ है। तो इसके ऊपर से या तो हम लोग पानी डाल सकते हैं, या इसमें से एवापोरेट होकर निकल सकता है, और साथ ही इसके कंटेनर से हीट इधर से रिलीज कर सकता है, ऐसे हीट जा सकता है या हीट आ सकता है। दोनों ही पॉसिबिलिटी है। कितनी बात समझ में आई, या तो इसके सिस्टम में हीट आ सकता है या हीट जा भी सकता है, और ये मैटर भी मटेरियल भी चेंज हो सकता है। ये ओपन सिस्टम है, तो ये खुला हुआ है। ठीक है, अगर हम इसका डायग्राम बना के दिखाते हैं, तो ये एक हमारा सिस्टम है जिसमें ये मटेरियल है। ठीक है, और ये ऊपर से खुला हुआ है, ये ऊपर से खुला हुआ है। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम लोग ओपन सिस्टम। ओपन में दोनों दोनों चेंज होता है, हीट भी चेंज होता है और मैटर भी चेंज होता है। अ सिस्टम इन विच बोथ हीट एंड मैटर कैन बी चेंज। इसमें हीट भी चेंज होता है एंड मैटर भी चेंज होता है, ये ओपन सिस्टम में, ओपन में। कितनी बात सुनिए। दूसरा आता है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या बताया कि जैसे इसी को अगर हम लोग लेते हैं ऐसे, इसी में मैटर है, मगर ये क्या है कि ये इसको ढक्कन से हम लोगों ने बंद कर दिया ऐसे। तो ढक्कन से बंद कर देंगे तो ना इसमें बाहर से मटेरियल डाल सकते हैं, ना इसके अंदर से निकाल सकते हैं। लेकिन हीट जो है ना एक्सचेंज हो सकता है। हीट तो यहाँ से भी निकल सकता है, हीट जहाँ बाहर जा सकता है अंदर भी आ सकता है, बाहर भी जा सकता है अंदर भी आ सकता है। कितनी बात समझ में आई? तो हीट चेंज तो पॉसिबल है, हीट चेंज पॉसिबल है, लेकिन मैटर में चेंज नहीं आता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम का डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग, क्या दे रखा, अ सिस्टम, ये मैं ग्रीन कलर से लिखता हूं, अ सिस्टम इन विच हीट कैन बी चेंज, हीट कैन बी चेंज बट मैटर कैन नॉट बी चेंज, मैटर कैन नॉट बी चेंज, मैटर चेंज नहीं हो सकता। इसको हम बोलते हैं क्लोज सिस्टम। जैसे ये हमारा एक क्लोज सिस्टम है, ऊपर से ढक्कन से बंद है। ठीक है, और इसमें से हीट जो है ना कंटेनर से निकल सकता है। जैसे हम लोग खाना बनाते हैं ना,
तो खाना बनाने के बाद बाहर जब पक जाता है तो बाहर रख देते हैं, वो ढक के रख देते हैं। तो ढक के रखते हैं तो खाना बाहर नहीं जाता, ना बाहर से कुछ आता है इसके अंदर। लेकिन हाँ, थोड़ी देर बाद बर्तन जो है ना ठंडा हो जाता है, खाना ठंडा हो जाता है। तो वो खाना ठंडा कैसे हो गया? वो हीट जो है ना एक्सचेंज होते रहता है। ठीक है, तो ये हमारा क्लोज सिस्टम है। एक है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम किसको बोलते हैं, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, लेकिन यहाँ पे एक डायग्राम बना देता हूँ। ये हमारा जो है इसमें मैटर है, और ये चारों तरफ से कवर्ड है, थर्मास से कवर्ड है ऐसे। जैसे थर्मास देखा आपने, थर्मस में खाने वाना ला कर रखते हैं तो बहुत देर तक गर्म रहता है। ठीक है, फिर उसके ऊपर जैसे चाय के थर्मास होते हैं, खाने की चीज़ होती है, तो उसे जब खोलेंगे तभी उसके गर्मी निकलेगा या उसमें सामान निकलेगा। ऐसे बंद रखेंगे तो वो चीज़ गर्म भी बहुत देर तक रहता है और उसका मैटर भी चेंज नहीं होता। तो क्या बता, आइसोलेटेड सिस्टम में अ सिस्टम इन विच नेदर हीट नॉर मैटर कैन बी चेंज इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। अ सिस्टम in which neither heat nor matter can be changed. Can be changed. This system is known as, this system is called isolated आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है ना, कितनी बात समझ में आई? हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। सिस्टम में क्या देख रहे हैं कि दो चीज़ें देख रहे हैं चेंज का, एक हीट कैसे चेंज होगा और एक जो है ना मैटर कैसे चेंज होता है। उसके हिसाब से सिस्टम तीन तरह के हैं, ओपन, क्लोज एंड आइसोलेटेड। कंटिन्यू रखेंगे हम लोग, अभी मैं छोड़ता रखता हूँ, ठीक है ना। ओके।